रायपुर नाम के गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान अपनी पत्नी शीला और बेटे दीपक के साथ रहता था। रघुनाथ का परिवार गरीब था, जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल से चल पाता था। एक दिन रघुनाथ खेती पर जाने से पहले दीपक के पास जाता है। दीपक बेटा, तुम्हें तो पता है कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें कोई काम धंधा तलाश लेना चाहिए ताकि हमारे परिवार का गुजारा हो सके। जी पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ काम शुरू करूं जिससे घर के हालात थोड़े और बेहतर हो सकें। अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो हमारे दिन जरूर बदलेंगे। तुम कल से ही काम की तलाश शुरू कर दो। जी पिताजी, मैं सुबह ही गांव में जाकर काम का पता लगाता हूं। बहुत अच्छा बेटा, अगर मन लगाकर कोशिश करोगे तो जरूर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम भी कुछ खा पी कर आराम कर लो। रघुनाथ इतना कहकर खेत की ओर निकल जाता है और दीपक काम की तलाश के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन दीपक काम की तलाश करके घर लौटता है। अरे बाबूजी, बाबूजी, अरे बाबूजी, कहाँ हो आप बाबूजी? अरे दीपक बेटा, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे पिताजी, अब हमारी सभी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लो, कैसे? तुम क्या कहना चाहती हो? अरे पिताजी, मुझे काम मिल गया है। कल से ही मुझे काम पर जाना है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें काम मिल गया। अब कम से कम हमारे परिवार का गुजारा तो ढंग से हो पाएगा। अब दीपक काम पर जाता और रघुनाथ खेतों को संभालने लगता है। दीपक को काम करते महीने बीत गए थे। अब उसे पहली पगार मिलती है। माँ, पिताजी, देखो मैं क्या लाया हूँ। दीपक ने एक थैला अपने पिताजी की तरफ बढ़ाया जिसमें समोसे और जलेबी रखे थे। अरे बेटा, ये सब कहाँ से लाया? माँ, आज मेरी पहली कमाई मिली थी। सोचा आप दोनों के लिए कुछ मीठा और गर्मा गर्म समोसे ले आऊं। ये सब क्या है दीपक? तुझे फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। पहली पगार मिली और तूने मिठाई खरीदकर पैसे उड़ा दिए। हाँ बेटा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा संभाल कर खर्चा करना चाहिए। हमें घर में कई जरूरतों के लिए पैसे बचाने होंगे। माँ, आपको पता भी है पिछली बार हमने कब समोसे और जलेबी खाई थी। मेरी पहली कमाई पर इतना भी नहीं कर सकता मैं। और कौन सा मैंने सभी पैसों की मिठाई खरीद ली। ठीक है बेटा, लेकिन आगे से ध्यान रखना क्योंकि हम इन पैसों का उपयोग केवल घर के खर्च में ही करेंगे। अब दीपक को जो पैसे मिले थे उनकी मदद से उसका परिवार अपने दैनिक खर्चों को सही तरीके से चला पा रहा था। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। एक दिन दीपक अपने काम से जल्दी लौट आता है। क्या हुआ दीपक, आज काम से इतनी जल्दी लौट आए? बाबूजी, वो मुझे काम से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? ऐसा क्या कर दिया तूने कि तेरे मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया? कुछ नहीं बाबूजी, बस वो एक दिन जरा मालिक से बहस हो गई थी। मजदूरी बढ़ाने की बात की थी तो उन्होंने गुस्से में निकाल दिया मुझे। रघुनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अपना सारा गुस्सा दीपक पर उतारने लगा। तुझे इतनी भी समझ नहीं कि मालिक से बहस नहीं करनी चाहिए। काम करना आसान नहीं होता, सब्र रखना पड़ता है। दीपक चुपचाप सिर झुका लेता है। अगले ही दिन जब गांव में ये बात फैली कि दीपक को काम से निकाल दिया गया है तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन दीपक अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। अरे दीपक, सुना है तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। जरूर तूने काम चोरी की होगी। चल अब गांव में ही बैठकर आराम कर। वैसे भी मेहनत का काम तेरे बस का नहीं। हाँ भाई, ठीक कहते हो। सच में इसके बस का तो कुछ भी नहीं है। भगवान ही जाने अब इसका क्या होगा। दीपक के लिए गांव वालों की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर की ओर लौट गया। इसके बाद उसने कई दिनों तक काम की तलाश की, लेकिन कभी भी उसे कोई काम नहीं मिला। बार बार असफल होने के कारण वो हताश हो गया और अंततः घर पर ही रहने लगा। एक दिन रघुनाथ दीपक को देखकर गुस्सा करने लगता है। अब बहुत हुआ दीपक, जब बाहर का काम तेरी बस का नहीं तो अब खेत में काम करना सीख। कल से तुझे मेरे साथ खेत में जाना होगा। दीपक ने पिता की आंखों में गुस्सा देखा और बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसे पता था कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए मजबूरन उसे पिताजी के साथ काम करना पड़ता है।
अगले दिन रघुनाथ दीपक के साथ खेतों पर जाता है और खेतों की जुताई करने लगता है। वैसे पिताजी, खेती कोई बड़ा काम भी नहीं, अपने खेतों में अपना काम करो। हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन मेहनत हर काम में है। तुमने कभी सोचा है कि खेतों में काम करके हम कितना कमा पाते हैं? जी पिताजी, आज मैं समझ पा रहा हूँ कि खेती में मेहनत करके हमें कितना पैसा मिल पाता है। इस हिसाब से तो मुझे काम पर मजदूरी ही सही मिल रही थी। मैंने अतिरिक्त मेहनताना मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो है बेटा, लेकिन जीवन में जो कुछ भी होता है उससे हमें सीख जरूर लेनी चाहिए। पिताजी पिताजी पिताजी, सांप! देखते वो सांप खेत के एक बिल में घुस जाता है। अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं। सांप हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि खेती के लिए भागीदार हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? भला एक सांप खेती के लिए भागीदार कैसे हो सकता है? देखो बेटा, एक सांप खेतों को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को खाकर हमारी फसलों की रक्षा करते हैं, और कोई भी सांप किसी इंसान को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता। ओह अच्छा, अब समझ आया। सच में खेतों के साथ इतने सारे राज जुड़े हैं। ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। दीपक बेटा, इतना ही नहीं, समय के साथ साथ अभी तुम बहुत कुछ जानोगे। ठीक है पिताजी, अब से मैं मन लगाकर आपके साथ खेती किया करूंगा। दीपक और रघुनाथ खेत से थके हारे घर लौटते हैं। उन दोनों को देखकर शीला कहती है, आ गए तुम दोनों, बहुत देर लगा दी आज खेत में। आज थोड़ा ज्यादा काम था, खेती की जुताई और सफाई करनी थी। हाँ माँ, आज तो मैंने पिताजी से बहुत कुछ सीखा। अब मुझे खेती मुश्किल नहीं लगती। बस बेटा, तेरा मन लग जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब सभी खाना खाने बैठते हैं। शीला खुद कम खाती है, लेकिन दीपक की थाली में ज्यादा रोटियां रख देती है। रघुनाथ उसे टोकता है, शीला, तू खुद भी खा लिया कर। हर बार तू दूसरों की चिंता करती रहती है। अरे मुझे भूख कम ही लगती है, आप लोग भर पेट खा लो। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। शीला का हमेशा से ही परिवार को पहले रखने का स्वभाव रहा था। वो खुद कम खाती, ज्यादा काम करती और किसी को कुछ महसूस भी नहीं होने देती। लेकिन इस बार शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। एक दिन सुबह शीला चूल्हे पर खाना बना रही होती है। उसने जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाया और दीपक व रघुनाथ को खेत भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो रसोई से बाहर निकली, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका सिर चकराया और वो दरवाजे के पास ही बैठ गई। हे राम, ये क्या हो रहा है? वो पानी पीने के लिए उठी, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। उसे ठंडे पसीने आने लगे और कमजोरी महसूस होने लगी। तभी पड़ोस की कमला चाची घर में आई। अरे शीला, तू ठीक तो है ना? तेरे चेहरे पर तो एकदम पीलापन आ गया है। पता नहीं कमला चाची, बहुत कमजोरी लग रही है। लगता है शरीर साथ नहीं दे रहा। कमला चाची ने तुरंत पास आकर शीला को सहारा दिया और खाट पर बैठाया। इतना कहकर कमला चाची खेत की ओर भागी। हे भगवान, ये क्या हो गया? शीला, शीला, आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना शीला? न जाने एकदम से मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे बैठ गई। वो तो शुक्र है कमला चाची का, जो मौके पर घर पहुंच गई। माँ, अब आप ठीक तो हो ना? बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है दीपक बेटा। आपको आराम की जरूरत है माँ, आप आराम करो। आज से घर के सारे काम हम कर लिया करेंगे। हाँ शीला, तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो, घर के काम हम देख लेंगे। अब शीला पूरी तरह बिस्तर पर रहने लगी थी। कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि अब वो ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। ये सब देखकर रघुनाथ और दीपक काफी परेशान रहने लगे। पिताजी, माँ को आखिर क्या हो गया है? उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ दीपक बेटा, आखिर तेरी माँ को क्या हो गया है? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि तेरी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया जा सके। पिताजी, माँ ठीक तो हो पाएंगी ना? बेटा, अब तो बस भगवान ही सहारा है। उम्मीद है कि वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगले दिन दीपक खेतों की तरफ निकल जाता है, जबकि रघुनाथ घर पर रहकर शीला की देखभाल करता है।
खेतों में पहुंचने के बाद दीपक की नजर एक विचित्र से पौधे पर पड़ती है। अरे, हमारे खेत में एक कैसा पौधा उगाया है? मैंने तो आज तक ऐसा पौधा कभी नहीं देखा। कुछ देर तक काम करने के बाद दीपक उस पौधे को घर ले जाता है। पिताजी, देखिए, हमारे खेत में एक अजीब सा पौधा उगाया है। मैंने तो पहले कभी ऐसा पौधा नहीं देखा। अरे, ये तो कुछ अनोखा पौधा लगता है। इसकी पंखुड़ियां भी कुछ अलग हैं। कैसा पौधा है ये? मैंने भी कभी नहीं देखा। हाँ, सच में मैंने भी कभी ऐसा पौधा नहीं देखा। और इसकी खुशबू भी किसी औषधि से कम नहीं। लेकिन बस ये कोई नुकसानदायक पौधा ना हो। अरे पिताजी, कौन सा हम इसे खा रहे हैं? हम इसे घर में ही रख लेते हैं। दीपक पौधे को मिट्टी से भरे एक गमले में लगा देता है और घर में एक कोने पर रख देता है। ये कैसी खुशबू है? ऐसा लगता है जैसे ये खुशबू मन मुग्ध कर रही हो। अगले दिन सुबह दीपक अपनी माँ के पास जाता है। वो खाट पर लेटी होती है। हाँ, आज कैसी तबीयत है आपकी? अरे, मेरी आवाज तो पहले से साफ लग रही है और सिर भी हल्का लग रहा है। ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है। कहीं माँ की तबीयत के सुधार के पीछे इस पौधे का तो हाथ नहीं? शायद मुझे इसकी महक बहुत सुकून दे रही है। धीरे धीरे शीला की तबीयत में सुधार आने लगता है। वो अब ज्यादा थकी थकी नहीं रहती। उसकी आवाज भी पहले से तेज और स्पष्ट हो जाती है। पौधे की मौजूदगी घर के वातावरण को भी खुशनुमा बना देती है। हाँ बेटा, लगता है ये पौधा हमारे लिए अमृत बन गया है। हाँ पिताजी, ये पौधा तो बड़ा काम का लगता है। अगर इस पौधे से बीमारियां ठीक होती हैं तो हमें इस पौधे की खेती करनी चाहिए। क्या पता ये पौधा गांव के सभी लोगों की बीमारी ठीक कर पाए। हाँ बेटा, तुम्हारी बात में तो दम है। अगर ये पौधा लोगों की बीमारी ठीक कर पाए तो इसकी मदद से हमारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो पाएगी। बिल्कुल पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। कुछ दिनों बाद शीला की तबीयत में सुधार होने लगता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उधर रघुनाथ और दीपक उस चमत्कारी पौधे की खेती करने लगे। कुछ महीने बाद उनके खेत में एक नहीं बल्कि ढेरों चमत्कारी पौधे उग जाते हैं। रघुनाथ और दीपक अपने खेत में उन चमत्कारी पौधों को देखकर खुश होते हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। हमारे खेत में चमत्कारी पौधों की भरमार हो गई है। हाँ बेटा, ठीक कहते हो। उम्मीद है कि इन पौधों से हमारी आमदनी जरूर होगी। अब रघुनाथ और उसका बेटा अपने पौधों को गांव में बेचकर पैसे कमाने लगे थे। गांव वाले भी उन दोनों के इस काम से काफी खुश थे, क्योंकि अब सभी लोगों का इलाज गांव में ही संभव था। देखते ही देखते गांव के उस विचित्र पौधे की खबर शहरों तक फैल गई। एक दिन शहर से एक व्यापारी रघुनाथ के घर आते हैं। क्या आप ही रघुनाथ जी हो? हाँ जी, कहिए, आप कौन? देखिए, मैंने सुना है कि आप किसी विचित्र पौधे की खेती करते हैं जिसकी मदद से गांव वालों का इलाज संभव है। रघुनाथ के पीछे दीपक खड़ा होता है। वो व्यापारी की बात बड़ी गौर से सुन रहा होता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ गांव में उस पौधे की मदद से लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। अच्छा, तो ये बताइए, आपको इन पौधों से कितनी आमदनी हो जाती है? साहब, आमदनी की मत पूछिए, बस अपने घर खर्च के लिए थोड़ी मदद मिल जाती है। अच्छा, तो मैं आपको इन पौधों की अच्छी कीमत दूं तो क्या आप ये पौधा मुझे बेचोगे? चंदू की बात सुनकर रघुनाथ गहरी सोच में डूब जाता है। तभी फिर से चंदू बोल पड़ता है। देखिए, मैं आपको इस पौधे के बदले 50,000 रुपए दूंगा और खेती करने के लिए सारी सुविधाएं अलग से उपलब्ध करवाऊंगा। चंदू की बात सुनकर दीपक गुस्से में बोलता है, साहब, हमें कोई पौधा नहीं बेचना। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। हम आपका और हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहते। दीपक की बात सुनकर रघुनाथ उसके पास आकर धीरे से बोलता है, अरे बेटा, पागल मत बनो। इतनी बड़ी रकम और खेती के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पिताजी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये व्यापारी हमसे फायदा कमाना चाहता है। आप फिक्र ना करो, मैंने सोच समझकर निर्णय लिया है। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। तो क्या सोचा है आप लोगों ने? मैं आपको अभी रकम देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लगता है दीपक सही कह रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई इस तरह से पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद रघुनाथ बोलता है, देखिए साहब,
इस पौधे की खोज मेरे बेटे ने की है, इसलिए मेरे लिए उसकी सलाह महत्वपूर्ण है। अतः हम ये पौधा नहीं बेचेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुमने इतनी रकम जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। अब तुम चिल्लड़ के भाव ही सोना बेचना चाहते हो, तो कोई इसमें क्या कर सकता है। चंदू अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है और रघुनाथ के खेतों के पास पहुंचकर उसी पौधे को देखने लगता है। ओ, तो ये है वो चमत्कारी पौधा। मेरा सौदा ठुकरा कर उन लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं इन लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सुबह रघुनाथ और दीपक अपने खेतों की तरफ जा रहे होते हैं। हे भगवान, हमारे सारे पौधे जल चुके हैं। ये क्या हो गया पिताजी? अरे ये कैसे हो सकता है? रात तक तो सब कुछ ठीक था। आखिर किसने किया होगा ऐसा? पिताजी, ये किसी की साजिश है। कोई यूं ही जलकर राख नहीं होता। किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। बेटा, ये हमारी पूरी मेहनत थी। महीनों से हम इन पौधों को सींच रहे थे, इन पर भरोसा कर रहे थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। दोनों कुछ देर तक खेतों के बारे में सोचकर शोक मना रहे होते हैं। तभी अचानक रघुनाथ को कुछ खटका महसूस होता है। वो धीरे से जमीन की ओर झुकते हैं और कुछ राख को हाथ में लेकर देखते हैं। ये सिर्फ आग नहीं थी, इसमें कोई रसायन मिलाया गया है और किसी ने ये सोच समझकर किया है। लेकिन पिताजी, ये सब कौन कर रहा है? बेटा, हमारे गांव में भला ऐसा कौन करेगा? हमारी फसलों को उगे तो महीने हो चुके हैं, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया था। रघुनाथ की बातें सुनकर दीपक को अचानक से चंदू व्यापारी का ख्याल आता है। मैं सब समझ गया पिताजी। ये सब उस लालची व्यापारी की करतूत है। जब उसे पौधा नहीं मिला तो उसने गुस्से में हमारे खेत में आग लगा दी। हाँ दीपक बेटा, तुम सही कहते हो। अब रघुनाथ के परिवार की आमदनी भी बंद हो चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ये सब होता देखकर एक दिन रघुनाथ दीपक पर भड़कने लगता है। ये सब तेरी जिद का नतीजा है दीपक। अगर तूने वो पौधा बेच दिया होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पौधा हमारे लिए अनमोल था। मैंने तो सोचा था कि अनमोल था तो आज हमें रोटी के लाले क्यों पड़े हैं? उस व्यापारी ने हमें मोटी रकम देने की बात की थी, पर तूने उसे ठुकरा दिया। अगर वो पैसे मिल जाते तो हम कोई काम शुरू कर सकते थे। सुनिए जी, आप दीपक को ना डांटिए। अब उसे क्या पता था कि हमारे साथ ये सब होने वाला है। इसमें दीपक की कोई भी गलती नहीं है। गलती ही की है इसने। अगर इसने मेरी बात मान ली होती तो आज हमारे खेत उजड़े नहीं होते और हम कोई दूसरा व्यापार कर रहे होते। पिताजी, मैंने भी कुछ गलत नहीं किया था। मुझे लगा था कि वो पौधा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। माँ की तबीयत भी तो उसी पौधे से ठीक होने लगी थी। हाँ, तेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन घर उजड़ गया। समझता क्यों नहीं है बेटा? पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन पिताजी, अगर वो व्यापारी इस पौधे के पीछे पड़ा था तो इसका मतलब था कि ये पौधा बहुत खास था। हमें पहले इसकी सच्चाई जाननी चाहिए थी। सच्चाई ये है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। वो पौधा भी गया, हमारी फसल भी गई और पैसा कमाने का हर जरिया भी चला गया। अब तू ही बता, अब हम क्या खाएंगे? अपने पिता की बात सुनकर दीपक चुप हो जाता है। अब दीपक को घर के हालातों को सोचकर बुरा लग रहा था। वो एक बार फिर से अपने खेतों पर जाता है। मैं हार नहीं मानूंगा और कैसे ना कैसे करके इस पौधे के बारे में सब कुछ पता लगाऊंगा। अब दीपक खेत से पौधे की राख हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगता है। अरे, ये तो राख में पौधे के बीज नजर आ रहे हैं। क्या ये मेरे लिए एक नई उम्मीद साबित हो सकती है? दीपक उन बीज के बारे में सोचकर मन ही मन खुश होता है और कुछ देर बाद घर जाकर वो अपने पिताजी को सारी बातें बताने लगता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ पिताजी, अगर हम पूरे खेत से उन बीजों को निकालें तो एक बार फिर से हम उन पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। दीपक, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। देरी किए बिना हम दोनों इस काम को अभी पूरा कर लेते हैं। अब रघुनाथ और दीपक मेहनत करके जले हुए पौधों का ढेर सारा बीज इकट्ठा कर लेते हैं और एक बार फिर से उन्हें अपने खेतों में उगाने का काम करते हैं। कुछ ही दिनों में फिर से उनके खेतों में उसी चमत्कारी पौधे का ढेर लग जाता है।
अब फिर से वो गांव वालों को वो पौधा बेचकर आमदनी करने लगे। दीपक बेटा, इस बार आमदनी होने पर मैंने सोचा है कि कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएं। हाँ पिताजी, इस बार हम पहले से ही सतर्क रहेंगे। हमें पैसे इकट्ठा करके कोई व्यवसाय शुरू कर लेना चाहिए। सुनिए जी, क्यों ना हम एक गाय खरीद लें। घर रहकर मैं गाय की देखभाल कर लूंगी और गाय से प्राप्त दूध हम गांव में बेच लिया करेंगे। हाँ शीला, ये बात तो सही है। तुम घर में रहकर व्यवसाय तो आराम से चला सकती हो। बाकी दूध को लाने और ले जाने का काम दीपक कर लेगा। ठीक है पिताजी, लेकिन मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। हम माँ के लिए सिलाई की मशीन खरीद लेते हैं। उस सिलाई मशीन से माँ गांव में औरतों के कपड़े सिलकर आमदनी कमा सकती हैं। वैसे भी गाय से हम साल भर आमदनी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन हम सबसे पहले एक गाय खरीदते हैं। दूध और पौधे से प्राप्त आमदनी से हम जल्दी ही कोई सिलाई मशीन खरीद लेंगे। पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ दिनों बाद रघुनाथ पैसे इकट्ठा करके एक गाय खरीद लेता है। अब शीला गाय की खूब सेवा करती और कुछ दिनों बाद गाय को एक बछिया पैदा हो जाती है। अब गाय दूध देने लगती है। माँ, अब तो गाय भी दूध देने लगी है। अब बस आप गाय को खूब खिलाओ पिलाओ, और कुछ ही दिनों में मैं गांव वालों से बात करके दूध बेचने लगूंगा। कुछ ही दिनों में दीपक को दूध के लिए ग्राहक मिल जाते हैं। ये घर दूध बेचने लगता है। एक दिन रघुनाथ शीला से बोलता है, अरे भाग्यवान, गाय का सारा दूध बेच दोगी क्या? कुछ खाने पीने के लिए भी रख लिया करो। आप चिंता ना करें जी, मैं आपके कहने से पहले ही हम सभी के लिए दूध रख लेती हूँ। ओह अच्छा, हाँ शीला, तुम ठीक कहती हो। हमें काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सेहत ही नहीं रही तो कमजोरी होगी और फिर तरह तरह की बीमारियां। इससे अच्छा है कि सबसे पहले सेहत का ध्यान रखो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ देर बाद बाहर से दीपक आ जाता है। पिताजी, वो कमला चाची ने हमारे खेतों से कुछ पौधे मांगे हैं। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कुछ पौधे उन्हें दे आओ। और हाँ, याद रखना, हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। कमला चाची हमारी मुसीबत में बहुत काम आती हैं। जी पिताजी, सच में कमला चाची उस दिन ना होती तो माँ को ना जाने क्या हो जाता। रघुनाथ की घर की हालत सुधरने लगी थी। कुछ ही दिनों में रघुनाथ और उसके परिवार ने पैसे इकट्ठा करके शीला के लिए एक सिलाई मशीन खरीद ली। अब उनके घर में आमदनी का एक और जरिया बन चुका था। एक दिन शीला रघुनाथ से दीपक के बारे में बात कर रही होती है। सुनो जी, अब हमारा बेटा जवान हो चुका है। हमें अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा सहारा बन जाएगी। हाँ शीला, बात तो सही है। अब तो हमारे घर की स्थिति भी सुधर चुकी है, तो शादी के लिए लड़की भी मिल जाएगी। लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की तो मेरी नजर में पहले से ही है। क्या तुमने पहले से ही लड़की देख रखी है? और कौन है वो लड़की? अरे, हमारी कमला चाची की बेटी मीरा। और कौन? ओह अच्छा, मीरा। हाँ, उसके बारे में तो कभी ख्याल ही नहीं आया। लेकिन क्या पता कमला चाची इस रिश्ते से राजी होंगी या नहीं। देखो जी, कमला चाची गांव की सबसे समझदार और ईमानदार औरत है। मुझे विश्वास है कि वो इस रिश्ते के लिए जरूर मान जाएंगी। अगले दिन कमला चाची रघुनाथ के घर आती है। शीला, कहाँ हो तुम? अरे चाची, आप घर में आइए ना। अब तबीयत कैसी है तेरी शीला? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चाची, बस मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कहो शीला, क्या बात है? जी, मैं अपने दीपक के लिए आपकी बेटी मीरा का हाथ मांगना चाहती हूँ। अरे शीला, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। दीपक जैसे मेहनती और जिम्मेदार लड़का मेरी मीरा के लिए कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमला चाची, हमें बस आपकी राय जाननी थी। बात नहीं शीला, अब तो बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो और मैं भी शादी के लिए ज़रूरी काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है कमला चाची। अच्छा शीला, मैं चलती हूँ, मुझे घर पर कुछ काम भी है। कुछ ही दिनों बाद मीरा और दीपक की शादी हो जाती है। अब मीरा के घर आने से शीला को बहू का सुख मिलने लगता है। माँ जी, आप क्यों परेशान होती हो? मैं आ गई हूँ ना, अब घर का सारा काम मुझ पर छोड़ दो। आप तो सिर्फ अपने आराम पर ध्यान दो। अरे मीरा बेटी, जब से आई हो घर का एक भी काम नहीं करने देती। बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए एक आध काम तो मेरे लिए छोड़ दिया करो।
ठीक है माँ जी, जैसा आप सही समझें। कुछ दिनों बाद रायपुर गांव के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उस पौधे का रहस्य सामने आता है। इसके बाद एक सरकारी कर्मचारी रघुनाथ के घर आता है। रघुनाथ जी, क्या है? हाँ जी, कहिए, आप कौन? जी मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। रायपुर गांव की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट के लिए सरकार ने आपके पौधे के निष्कर्षण के लिए कुछ सैंपल मंगवाए हैं। देखो जी, आप जिस पौधे की खेती करते हो, अगर उस पौधे से लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है तो ये देश में मेडिकल के लिए एक नई उपलब्धि होगी। अगर ये पौधा सच में बीमारियों को ठीक कर सकता है तो आपको सरकार की तरफ से कई फायदे मिलेंगे। तभी वहां पर दीपक आ जाता है। पिताजी, ये कौन है? पता नहीं बेटा, ये कोई सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे पौधे का सैंपल चाहते हैं। ओह अच्छा, ठीक है साहब, आप सैंपल ले जाइए। सुरेश पौधों का सैंपल लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुरेश फिर से रघुनाथ के घर आता है। जी रघुनाथ जी, दरअसल आपके पौधे का निरीक्षण हो चुका है और ये पौधा कोई मामूली पौधा नहीं, बल्कि इससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का इलाज संभव है। सरकार ने आपके पौधे को देखकर आदेश दिया है कि आपको आजीवन हर महीने 20,000 रुपये और खेती करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। और ये लीजिए आपकी पहले महीने की रकम, और अगले महीने मैं फिर से आपको पैसे देने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं रघुनाथ जी, ये तो मेरी ड्यूटी है। इस तरह रघुनाथ की गरीबी खत्म हो जाती है। अब उसका परिवार बिना किसी तंगी के सुखद और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने लगता है। घर में खुशहाली लौट आती है और सभी सदस्य सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हैं।